दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम पाठशाला में। दोस्तों, आपको पता ही है अभी हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का निर्माण और आज हम पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये वीडियो किसी भी कंपटीशन एग्जाम जिसके सिलेबस में भारतीय संविधान के निर्माण यानी कि द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, उन सब के लिए उपयोगी है। ये वीडियो विशेषतः राजस्थान की आगामी आरएस परीक्षा जो प्री और मेंस होने वाले हैं 24 और 25 में, उसके लिए बनाया गया है। अभी हम ब्रिटिश शासित भारत में उन घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं जो भारतीय संविधान के निर्माण में उपयोगी थी। इन घटनाओं को अपन ने दो भागों में बांटा है, एक तो कंपनी का शासन और एक ब्रिटिश क्राउन का शासन। अभी अपन पढ़ रहे हैं ब्रिटिश क्राउन का शासन, जिसमें से पहला लेसन अपन ने पढ़ लिया है वो था भारत सरकार अधिनियम 1858 और आज अपन पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि 1800 क्रांति हुई थी ना 1857 की, उसके फलस्वरूप ब्रिटिश पार्लियामेंट समझ गई थी कि अब कंपनी से शासन नहीं चलने वाला है। ठीक है, कंपनी से शासन अब नहीं चलेगा। तो क्या किया था भाई, ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले ली थी शासन की बागडोर और प्रत्यक्ष रूप से अब ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया था। और अब अंग्रेज ये भी समझ गए थे कि हमारी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि उन्होंने कारतूस, जो चर्बी लगे कारतूस दिए, उसकी वजह से क्रांति हुई, तो उनको समझ में आ गई कि हमारी मनमानी नहीं चलेगी। तो उन्होंने क्या किया, शासन में भारतीयों को भागीदार बनाना शुरू किया और इस नीति को उन्होंने सहयोग नीति नाम दिया। और इस नीति के तहत ही 3 एक्ट आए, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो चलिए अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और आपके सामने है इसका पहला पॉइंट, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, इस अधिनियम के प्रावधान के तहत वाइसरॉय की परिषद का विस्तार किया गया। अब देखो, वाइसरॉय कौन था? जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था ना, उसको क्या बोलने लगे? वाइसरॉय। उसकी एक परिषद होती थी, आपको पता ही है। उसके मेंबर होते थे 4। कितने मेंबर होते थे? वाइसरॉय, गवर्नर जनरल इन काउंसिल जिसको बोलते थे ना, उसमें गवर्नर जनरल होता था और उसके 4 सदस्य होते थे। ठीक है, अब देखो उसमें क्या किया, उसकी परिषद का विस्तार किया गया। एक विधिवेता के रूप में 5वां सदस्य जोड़ा गया। ठीक है, ये क्या जोड़ा गया? 5वां सदस्य। इसकी हिस्ट्री तो आपको पता ही होगी दोस्तों, अपन ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है। बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं। आपको पता है कि 1773 में जब ये बनी थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल, तो इसमें 4 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, 1 मेंबर कम कर दिया गया। वहीं 1833 में वापस दोबारा एक लो मेंबर जोड़ा गया जो थे लॉर्ड मैकाले, और अभी अपन देख रहे हैं कि 5वां सदस्य जोड़ा गया। ठीक है, 5वां सदस्य जोड़ा गया किसके रूप में? विधिवेता के रूप में, कानूनज्ञ के रूप में। अब देखिए अगली लाइन देखते हैं। पुराने 6 विधान पार्षदों के पद को खत्म कर परिषद के विस्तार के लिए न्यूनतम 6 एवं अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा जाना था। ठीक है, जोड़ा जाना था, न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। देखिए ये नाम जाना पहचाना लग रहा है क्या? विधान पार्षद, पिछले वीडियो में देखा था। याद करने के लिए बता दूं आपको, 1853 में जो चार्टर अधिनियम आया था, उसमें बोला गया था कि गवर्नर जनरल की विधान परिषद के रूप में 6 विधान पार्षद काम करेंगे। 6 विधान पार्षद काम करेंगे, जिसमें से 4 तो भारतीय लोगों को चुना गया, जिसमें से 4 कौन थे? भारतीय लोग चुने गए थे। ठीक है, तो अब क्या किया गया, उन 6 विधान पार्षदों को खत्म कर दिया गया और परिषद के विस्तार के लिए न्यूनतम 6 एवं अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा जाना था। अब देखो वो 6 तो खत्म हो गए, अब बच गए कितने? ये 5। ठीक है, और अब नए विस्तार में न्यूनतम 6 और अधिकतम कितने बनाने थे? 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अतिरिक्त सदस्यों में थे कुछ
स्थायी तथा कुछ अस्थायी होते थे। यानी कि जो एक्स्ट्रा 6 या 12, न्यूनतम कितने 6 और अधिकतम कितने 12, इसमें से कुछ तो क्या होते थे स्थायी और कुछ क्या होते थे अस्थायी। ठीक है, इस प्रकार वाइसराय हो गया। ठीक है, उसकी परिषद के 5 सदस्य, गवर्नर जनरल इन काउंसिल बोलते थे वो 4, ये 5वां अपन ने आज देखा है कि जुड़ गया 1861 में 5वां सदस्य, यानी कि वाइसराय, उसकी परिषद के 5 सदस्य और विस्तारित परिषद कौन सी, ये न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 वाली। ठीक है, विस्तारित परिषद के अतिरिक्त सदस्य मिलकर, ये अतिरिक्त सदस्य हैं 6 से 12 कितने अतिरिक्त सदस्य मिलकर छोटी संसद की तरह कार्य करते थे। ठीक है, देखो अपन पढ़ रहे हैं द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर छोटी संसद बन गई है। ठीक है, इस छोटी संसद में कौन कौन है विधि कानून बनाने के लिए, वाइसरॉय है, उसकी 5 सदस्य परिषद है और विस्तारित परिषद जिसमें न्यूनतम कितने 6 और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं 12 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए, अब जो विस्तारित परिषद थी उसमें न्यूनतम 6 और अधिकतम क्या थे 12 सदस्य जोड़े जाने थे। उसमें से सबसे पहले 3 भारतीयों को जोड़ा गया। देखिए 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, ये 3 भारतीय कौन थे आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस बारे में। 3 भारतीय कौन थे, पटियाला के महाराजा, पहला कौन था पटियाला का महाराजा, दूसरा बनारस के राजा ये राजा है, बनारस के राजा, ये सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। इनको क्या किया, मनोनीत किया गया। किस नीति के तहत, सहयोग नीति के तहत। ठीक है, सहयोग नीति के तहत ये क्या थे, तीनों अतिरिक्त सदस्य थे। ठीक है, तीनों क्या थे, अतिरिक्त सदस्य, किसके, गवर्नर जनरल इन काउंसिल की, या आप बोल सकते हो वाइसरॉय की विधान परिषद की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस अधिनियम द्वारा बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी अधिकार देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई। अब देखो, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की गई। ठीक है, अब केंद्रीकरण कब हुआ था, विकेंद्रीकरण हुआ तो उससे पहले केंद्रीकरण ही हुआ होगा ना, वो आपको पता है, बताओ। देखिए अपन ने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें क्या हुआ था आप बता सकते हैं। उसमें ये हुआ था कि गवर्नर जनरल था ना, किसका गवर्नर जनरल, किसका, इसका, इन दोनों के अलावा जो एक प्रेसिडेंसी थी उसका नाम क्या था, बंगाल की प्रेसिडेंसी। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया था, बंगाल का गवर्नर जनरल, और वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। और इन दोनों के जो गवर्नर थे ना वो उनके अंडर आने लगे थे, यानी उनको इन दोनों के गवर्नरों को आज्ञा लेनी पड़ती थी, किससे, बंगाल के गवर्नर जनरल से। ठीक है, तो ये केंद्रीकरण हो गया था। फिर 1833, ये तो 1773 की बात है, 1833 के आते आते तो क्या हो गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, और बंबई और मद्रास की जो विधायी शक्ति थी ना वो जीरो कर दी गई। क्या कर दी गई, जीरो कर दी गई। और अब देखो क्या हुआ 1861 में वो पुनः जागृत हो गई। ठीक है, अब वापस ये विधान कार्य करने लगे, यानी कि कानून बनाने का काम होने लगेगा, कहाँ, बंबई और मद्रास में। ठीक है, तो ये विकेंद्रीकरण हो गया अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो, इस अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग को पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी, यानी इसका मतलब ये चल रहा था पहले से। ठीक है, जिसमें परिषद के सदस्यों को एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया गया। अब देखो, आपको पता है कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे मिजोरम हो, ठीक है, यहाँ भी चुनाव हुए हैं। तो यहाँ पर देखो पोर्टफोलियो बांटे जाएंगे ना, कृषि विभाग किसी को मिलेगा, पुलिस विभाग किसी को मिलेगा, गृह विभाग किसी को मिलेगा। तो ये प्रणाली कब शुरू हुई थी, देखो भारत में ये प्रणाली 1861 में शुरू हो गई थी, मान्यता मिल गई थी। शुरू तो ये लॉर्ड कैनिंग ने पहले ही कर दी थी, ये तो पहले ही कर दी थी। ठीक है, अब ये पोर्टफोलियो प्रणाली की थी क्या, वो आपको व्यवहारिक रूप से तो समझ में आ गई। अब देखो इसको यहाँ से देखो,
अब इस पोर्टफोलियो प्रणाली में क्या होता था, जिसमें परिषद के सदस्यों को एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया गया, यानी कि एक या अधिक सरकारी विभाग का एक प्रभारी होगा। कौन है? परिषद के सदस्य हैं। कौन से परिषद के सदस्य? जो 5 थे ना, एक तो अभी जुड़ा है और 4 पहले से थे, उनको एक या अधिक सरकारी विभाग दिया जाना था। उसे अपने विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। किसको? इस प्रभारी को। इस प्रभारी को क्या अधिकार था? अपनी विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश करने का अधिकार था। ठीक है। अब देखो, अब ये जो 5 मेंबर हुआ करते थे ना, ये विभाग, ये कौन कौन से थे? गृह था, कानून था, सैन्य था, वित्त था और राजस्व था। आपको यहाँ पर एक बात हुई याद रखनी है कि इस परिषद में ना, ये जो गवर्नर में, ये जो वॉइसरॉय की परिषद थी ना, इसमें एक छठा सदस्य भी जुड़ा था। ये याद रखना, ये प्रश्न पूछा हुआ एक बार। छठा सदस्य कब जुड़ा था वो देखिए आप यहाँ पर। इसमें 1874 में छठा सदस्य जोड़ा गया था लॉ मेंबर के रूप में, और वो कौन था? लॉर्ड मैकाले। वो कौन था? लॉर्ड मैकाले। कब? 1874 में लॉ मेंबर लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार वॉइसरॉय आपातकाल में अध्यादेश भी पारित कर सकता था। आपातकाल में क्या कर सकता था? अध्यादेश भी पारित कर सकता था। ठीक है। अब देखो, ये अध्यादेश पारित करने की शक्ति तो है ना, ये मतलब ये ऐसा हो गया ना कि वो सरपास कर सकता था किसके निर्णयों को? परिषद के निर्णयों को। तो ऐसा पहले भी हो चुका था। कब? आप याद करो, देखें, आया याद? अपन ने देखा था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? जो भारत का, इसका सॉरी, बंगाल का गवर्नर जनरल था। कौन सा? सेकंड। कौन सा? सेकंड। ठीक है। अब इसने बोला था कि मैं गवर्नर जनरल तभी बनूंगा जब मुझे परिषद के निर्णयों को अधिभावी करने की शक्ति दी जाए। अधिभावी यानी न मानने की शक्ति दी जाए, अधिभावी। और उसको ये दी गई और वो गवर्नर जनरल भी बना। और फिर क्या हुआ? 1793 में क्या हुआ कि भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो 1793 में अधिनियम लेके आया था, उसमें बोला कि अब आने वाले सभी गवर्नर जनरल को यह अधिकार रहेगा कि वो परिषद के निर्णय को माने या न माने। ठीक है। और बाकी प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को भी यह अधिकार दिया गया कि वो अपने अपनी प्रेसिडेंसी के परिषद के अधिकार को न मानने के अधिकारी हैं। ठीक है। तो अब देखो उसमें क्या हुआ कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार वायसराय आपातकाल में अध्यादेश भी पारित कर सकता था। ठीक है। तो ये बात तो थोड़ी पुरानी है। और इन अध्यादेशों की वैधता 6 माह होती थी, यानी अध्यादेश कितने टाइम तक चलते थे? 6 माह तक। और ये अस्थायी रूप से लागू किए जाते थे। ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों अपना आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे और आपके कंपटीशन एग्जाम में पास होने में आपकी ये सहायता कर सके। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।